हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BSKG 178 यानी प्राचीन भारतीय राजनीति। अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustannowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड सर्च कर सकते हैं और आसानी से गेस्ट पेपर और PYQs को परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको आप अपने एग्जाम में कवर कर लेंगे तो आप भी 90+ स्कोर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लेक्चर को भी अगर कवर कर लेंगे गेस्ट पेपर के साथ तो 90+ स्कोर आसानी से कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आप सभी हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं गेस्ट पेपर, नोट्स और असाइनमेंट को परचेज करने के लिए। हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इसी के साथ स्टूडेंट्स, आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर सभी क्लासेस की अपडेट मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BSKG 178 यानी भारतीय राजनीति। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि प्राचीन राजनीति शास्त्र के विविध नाम दंड नीति, धर्मशास्त्र एवं नीति शास्त्र पर प्रकाश डालिए। तो प्राचीन भारत में जो आपका राजनीति शास्त्र जो है, इसके अलग अलग क्या है, विविध नाम है। ठीक है, जैसे हम इसको दंड नीति भी बोलते हैं और आपका जो धर्म शास्त्र है, नीति शास्त्र है, इन सबको हमें बताना है। तो प्राचीन भारत में राजनीति शास्त्र को आज की ही तरह केवल राजनीति या प्रशासन की कला नहीं माना जाता। उस समय राजनीति का संबंध समाज, धर्म, नैतिकता और प्रशासन से भी था। इसलिए भारतीय विद्वानों ने राजनीति शास्त्र को विभिन्न नामों से संबोधित किया है, जिनमें आपका दंड नीति, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र जो है प्रमुख है। ये तीन नाम राज्य और समाज के संचालन के अलग अलग पहलुओं को स्पष्ट करते हैं। इनके माध्यम से शासक को न्यायपूर्ण शासन करने तथा समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने की शिक्षा दी जाती है। तो देखो, जो हमारा प्राचीन राजनीति शास्त्र है ना, अलग अलग विद्वानों ने उसे अलग अलग नामों से संबोधित किया है, जिसमें आपका दंड नीति है, ठीक है, धर्मशास्त्र है, नीति शास्त्र है। ये तीन नाम क्या है, अलग अलग राजनीति को दिए गए हैं, राजनीति शास्त्र को। और इन तीन नामों में ना आपका राज्य और समाज किस तरीके से चलाया जाता था, इन सबको अलग अलग बताया गया है। तो इनके माध्यम से कोई भी अगर शासक है, उसको किस तरीके से न्यायपूर्ण शासन करना चाहिए, समाज में किस तरीके से शांति बनाए रखनी चाहिए, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं इन तीन अलग अलग विविध नामों के अंदर। तो चलिए एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। तो पहला यहाँ पे जो है हमारा, वो क्या है, दंड नीति। दंड नीति की बात करें तो देखो, दंड नीति क्या है कि प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र का महत्वपूर्ण नाम है। दंड का अर्थ है दंड या सजा और नीति का अर्थ है नियम या व्यवस्था। इसलिए दंड नीति का अर्थ है राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड का उचित उपयोग करना। प्राचीन विचारकों का मानना था कि यदि अपराध करने वालों को उचित दंड ना दिया जाए तो समाज में अराजकता फैल सकती है। इसलिए राजा का प्रमुख कर्तव्य था कि वह अपराधियों को दंड देकर जनता की रक्षा करे। कौटिल्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में दंड नीति को राज्य संचालन का आधार माना है। उनके अनुसार उचित दंड से समाज में शांति, सुरक्षा और अनुशासन बना रहता है। तो देखो, अगर हम दंड नीति को समझे ना, तो दंड नीति क्या है, भारतीय राजनीति शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण नाम है। क्यों? क्योंकि इसमें जो दंड का जो अर्थ बताया गया है, दंड का अर्थ मतलब क्या है यहाँ पे कि सजा देना या दंड देना, ठीक है। और नीति का अर्थ क्या है कि नियम व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है। तो इसलिए दंड नीति जो है यहाँ पे राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और दंड देने के लिए यूज की जाती थी, उपयोग में लाई जाती थी। तो जितने भी हमारे प्राचीन विचारक है ना, उनका ऐसा मानना था कि जो अपराध करने वाले हैं, ठीक है, जो अपराध करने वाले हैं उनको क्या देना चाहिए, है ना, उनको हमें दंड देना चाहिए। अगर हम दंड नहीं देंगे तो इससे क्या होगा कि समाज में हमारी अराजकता फैलती जाएगी, समाज में और भी ज्यादा क्राइम यहाँ पे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए राजा का प्रमुख कर्तव्य यहाँ पे क्या होता है कि अपराधियों को दंड देकर उनकी
जनता की रक्षा करना। और कौटिल्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ जो है, कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ यहाँ पे अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में बताया है कि हम दंड नीति को किस तरीके से अपनाकर राज्य का संचालन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अनुसार जो आपका दंड है ना, वो समाज में शांति, सुरक्षा और अनुशासन भी इससे बना रहता है। अब हम आगे बात करते हैं आपका धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र भी प्राचीन राजनीति शास्त्र का एक महत्वपूर्ण नाम है। धर्मशास्त्र का संबंध धर्म, कर्तव्य, न्याय और नैतिक मूल्यों से होता है। प्राचीन भारत में राजा से अपेक्षा की जाती है कि वह धर्म के अनुसार शासन करे और प्रजा के हित के लिए प्रजा के हितों की रक्षा करे। धर्मशास्त्र में केवल धर्म नियम ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का भी वर्णन मिलता है। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में राजा के कर्तव्य, न्याय व्यवस्था और प्रजा के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। धर्मशास्त्र का उद्देश्य समाज में न्याय, समानता और सद्भाव स्थापित करना था। इसके अनुसार शासन का आधार नैतिकता और धर्म होना चाहिए। यानी आपका धर्मशास्त्र क्या है, ये भी आपका राजनीति शास्त्र का एक महत्वपूर्ण नाम है। इसके अंदर क्या होता था, धर्मशास्त्र बेसिकली आपका धर्म, कर्तव्य, न्याय और नैतिक मूल्यों से संबंधित होता था। तो प्राचीन भारत में ना जितने भी आपके राजा हुआ करते थे, उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि जो उनका धर्म है ना, वो उन्हीं के अनुसार शासन करे और जितनी भी उनकी प्रजा है उनके हितों के लिए ही वो क्या करे, कार्य करे और उनके हितों की रक्षा करे। तो देखो, धर्मशास्त्र ना केवल हमें धार्मिक नियम ही नहीं बताता, ठीक है, बल्कि ये हमें बताता है कि सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का हम किस तरीके से पालन करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे मनुस्मृति एक हमारा ग्रंथ है जिसमें बताया गया है कि राजा के कर्तव्य क्या होने चाहिए। एक राजा का अगर शासन है तो उसमें न्याय व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए, प्रजा के कौन कौन से अधिकार होने चाहिए, ये सब हमें मनुस्मृति ग्रंथ में बताया गया है। और धर्मशास्त्र का बेसिकली यहाँ पे उद्देश्य क्या है कि समाज में न्याय व्यवस्था बनाए रखना, समानता बनाए रखना और सद्भावना यहाँ पे स्थापित करना है। इसके अनुशासन इनके अनुसार क्या है, धर्मशास्त्र के अनुसार क्या है कि शासन जो है ना वो आपका नैतिकता के आधार पर होना चाहिए, धर्म के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट जो नाम है वो ये है नीति शास्त्र। देखो, नीति शास्त्र की बात करें तो नीति शास्त्र का अर्थ है कि सही आचरण और व्यवहार के नियम। ये व्यक्ति और शासक दोनों को ही उचित मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। नीति शास्त्र में ये बताया जाता है कि राजा को किस प्रकार प्रजा के साथ व्यवहार करना चाहिए और राज्य संचालन कैसे करना चाहिए। नीति शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है कि नैतिक मूल्यों के आधार पर शासन को मजबूत बनाना। इसमें सत्य, ईमानदारी, न्याय, करुणा और जन कल्याण जैसे गुणों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। नीति शास्त्र के अनुसार एक आदर्श शासक वही है जो अपनी प्रजा के हित को सर्वोपरि रखे और निष्पक्ष रूप से शासन करे। तो देखो, नीति शास्त्र भी क्या है, आपका राजनीति शास्त्र का, प्राचीन राजनीति शास्त्र का ही एक नाम है जिसमें आपको बताया जाता है कि हमें किस प्रकार का आचरण करना है, समाज में रह के किस तरीके का व्यवहार करना है और हमारे व्यवहार के कौन कौन से नियम हैं। तो ये क्या है, ये नीति शास्त्र जो है ना वो व्यक्ति और शासक दोनों को ही एक सही मार्ग पर चलने की दिशा देते हैं। नीति शास्त्र हमें यह भी बताता है कि राजा को किस प्रकार से प्रजा के साथ व्यवहार करना चाहिए, राज्य को किस तरीके से चलाना चाहिए, किस तरीके से राज्य का संचालन करना चाहिए। और मेनली यहाँ पे जो आपका नीति शास्त्र जो है ना, इसका मेन उद्देश्य यही है कि नैतिक मूल्यों के आधार पर शासन को और भी मजबूत बनाना, जिसमें आपका सत्य, ईमानदारी, न्याय, करुणा, जन कल्याण जैसे गुणों पर इसमें ज्यादा जोर दिया गया है। और नीति शास्त्र के अनुसार एक आदर्श शासक वही है जो अपनी प्रजा के हित के लिए काम करे। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। तो देखो, निष्कर्ष क्या कहता है कि अंत में कहा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र को दंड नीति, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता था। दंड नीति कानून और व्यवस्था बनाए रखने पे जोर देती थी, वहीं धर्मशास्त्र जो था वो आपका न्याय और धर्म के आधार पर शासन की शिक्षा देता है, तथा नीति शास्त्र जो है आपका वो नैतिक और आदर्श आचरण का मार्ग करता है। ये तीनों ही मिलकर आपके प्राचीन भारतीय राजनीति चिंतन की मजबूत नींव बनाते हैं और आज भी सुशासन के लिए ये महत्वपूर्ण आपके माने जाते हैं। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 1। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है आपका कि यहाँ पे आपका रामायण एवं महाभारत पौर जनपद का वर्णन करना है। तो देखो, रामायण एवं महाभारत कालीन, ठीक है, महाभारत कालीन पौर जनपद का वर्णन करना है कि ये क्या था। तो देखो, प्राचीन भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में पौर जनपद का महत्वपूर्ण स्थान था। रामायण और महाभारत काल में शासन व्यवस्था केवल राजा के हाथों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि जनता की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उस समय नगरों में रहने वाले लोगों को
पौर तथा ग्रामीण क्षेत्रों या राज्यों के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को जनपद कहा जाता था। इन दोनों ही वर्गों का सम्मिलित जो रूप है वो पौर जनपद कहलाता है। यह संस्था जनता और राजा के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी कार्य करती है। तो देखो, प्राचीन भारत में राजनीति और सामाजिक जीवन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो पौर जनपद हुआ करते थे वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। यहाँ पे अगर हम बात करें पौर की, तो यहाँ पे पौर क्या था, महाभारत काल के समय जो शासन व्यवस्था थी वो सिर्फ राजाओं के हाथ तक सीमित नहीं होती थी, बल्कि जनता की भी उसमें भूमिका होती थी। तो उस समय के जो नगर बसे होते थे ना, उनको हम क्या बोलते थे, पौर बोलते थे। और ग्रामीण क्षेत्रों में या राज्यों में रहने वाले जो लोग हुआ करते थे उनको हम क्या कहते थे, जनपद कहते थे। तो यहाँ पे दोनों ही वर्गों को जब मिलाया गया, यानी आपके नगरों में रहने वाले लोग पौर कहलाए, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जनपद कहलाए। तो इन दोनों को जब मिलाया गया तो वो आपका बन गया पौर जनपद। ठीक है, अब पौर जनपद क्या था भाई, ये संस्था जो थी, ठीक है, किसी भी संस्था में जो जनता है और राज्य के बीच की जो महत्वपूर्ण कड़ी है, ठीक है, कड़ी जो है वो किस तरीके से कार्य करती है ये बताने में हमारी सहायता करता है। तो चलो एक बार हम अच्छे से इसको ना पौर को समझते हैं डिटेल में। पौर के अर्थ की बात करें तो यहाँ पे पौर शब्द का अर्थ है कि नगर में रहने वाले नागरिक। रामायण और महाभारत काल में नगरों का विशेष महत्व था। नगरों के निवासी व्यापार, प्रशासन, शिक्षा और अन्य सामाजिक कार्यों में भाग लेते थे। वे राज्य की नीतियों और प्रशासनिक कार्यों में अपनी भी राय दिया करते थे। और पौर वर्ग में व्यापारी, अधिकारी, विद्वान तथा अन्य प्रतिष्ठित नागरिक भी शामिल होते थे। तो वही आपका क्या कहलाता था, पौर कहलाता था। जनपद की बात करें तो जनपद शब्द का अर्थ है कि किसी राज्य का ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनता, वो आपकी क्या कहलाती थी, जनपद कहलाती थी। जनपद में आपके किसान, पशुपालक, शिल्पकार और अन्य ग्रामीण लोग शामिल होते थे। राज्य की आर्थिक समृद्धि मुख्य रूप से जनपदों पर निर्भर रहती थी, क्योंकि कृषि और पशुपालन की प्रमुख जो आपकी आजीविका थी वो यहीं से आती थी। इसलिए जो ज्यादातर जो वहाँ के जो लोग थे वो ज्यादातर इसी पे ही निर्भर हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं रामायण काल में पौर जनपद क्या थे। तो देखो, रामायण काल में पौर जनपद का विशेष महत्व था। अयोध्या के राजा दशरथ और बाद में भगवान राम जनता की भावनाओं का सम्मान करते थे। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय पौर जनपद की राय को महत्व दिया जाता था। जब राम के राज्य अभिषेक की तैयारी हो रही थी तब अयोध्या के पौर और जनपद दोनों ही अत्यंत प्रसन्न थे। इसी प्रकार राजा के कार्यों पर जनता की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि किस शासन में जनमत का जो सम्मान है वो किया जाता है। तो इसी तरीके से आपका जो पौर जनपद जो था वो रामायण काल में किस तरीके से था ये मैंने आपको बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं, महाभारत काल में पौर जनपद क्या थे। महाभारत काल में पौर जनपद का भी प्रभाव दिखाई देता है। राजा को प्रजा का संरक्षण माना जाता था। उससे अपेक्षा की जाती थी कि वह जनता के हित में कार्य करे और पौर जनपद राजा को सलाह देने, उसकी नीतियों और अपनी राय व्यक्त करने तथा राज्य के महत्वपूर्ण मामलों में भाग लेने का कार्य करते थे। यदि राजा अन्यायी या अयोग्य होता था तो जनता उसके प्रति असंतोष भी प्रकट करती थी। इस प्रकार पौर जनपद शासन पर नैतिक नियंत्रण भी रखने का कार्य करते थे। तो इस तरीके से आपका महाभारत काल में भी आपका पौर जनपद जो थे वो इस तरीके से थे। अब हम बात करते हैं पौर जनपद के कार्य क्या होते हैं। पौर जनपद के कार्यों की बात करें तो यहाँ पे पहला कार्य क्या है कि राजा को महत्वपूर्ण विषयों की सलाह देना, राज्य की नीति और जनमत व्यक्त करना, जनता की समस्या को राजा तक पहुंचाना और राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने में भी ये सहयोग करते थे और राजकीय निर्णयों को भी ये जनहित के अनुरूप बनाने में सहायता करते थे। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की। इस प्रश्न का निष्कर्ष क्या कहता है कि रामायण और महाभारत में पौर जनपद एक महत्वपूर्ण जनसंख्या थी जो राजा और जनता के बीच एक सेतु का कार्य करती थी। ठीक है, यह संस्था शासन में जन भागीदारी और जनमत के महत्व को दर्शाती है। पौर जनपद के माध्यम से प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों और उत्तरदायी शासन की जो भावना है वो विकसित हुई, जिसने राज्य की स्थिरता और समृद्धि में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पे दिया। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
यहाँ पे जो आपका अगला प्रश्न है वो ये है कि मौर्यकालीन एवं गुप्त उत्तरकालीन ग्रामीण व्यवस्था का वर्णन कीजिए। यानी मौर्य काल में और गुप्त काल में आपकी जो ग्रामीण व्यवस्था थी वो किस तरीके से थी, ये समझाना है। तो देखो, प्राचीन भारत की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था का आधार क्या था? गांव थे। मौर्य काल और गुप्त उत्तर काल में ग्रामीण जीवन का विशेष महत्व था। कृषि मुख्य व्यवसाय थी। ठीक है, गांव जो थे आर्थिक उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। इन दोनों कालों की ग्रामीण व्यवस्था में कुछ समानताएं थी, लेकिन समय के साथ कई परिवर्तन भी यहाँ पे हुए। ग्रामीण प्रशासन, भूमि व्यवस्था, कर प्रणाली और सामाजिक संरचना, इन व्यवस्थाओं के जो ये व्यवस्थाएं जो है यहाँ पे आपकी महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मौर्यकालीन ग्रामीण व्यवस्था की। मौर्यकालीन ग्रामीण व्यवस्था की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो मौर्य काल था ना, वो कम से कम आपका 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक ये चला है। ठीक है, तो इस समय में ना ग्रामीण व्यवस्था सुव्यवस्थित और संगठित थी। उस समय राज्य का मुख्य आधार कृषि था। किसानों को भूमि पर खेती करने का अधिकार था और राज्य उनसे कर वसूल करता था। तो गांव प्रशासन का प्रमुख अधिकारी ग्रामिक कहलाता है था। ठीक है, वह गांव की शांति व्यवस्था तथा कर संग्रह की देखरेख भी करता था। उसके साथ अन्य कर्मचारी भी कार्य करते थे। गांव में सिंचाई, सड़कों और कृषि संबंधी सुविधाओं पर भी यहाँ पे विशेष ध्यान दिया जाता था। तो मौर्य शासकों ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए नहर, तालाब और कुओं का भी निर्माण कराया। तो भूमि की माप की जाती थी तथा उपज के अनुसार ही निर्धारित किया जाता था। सामान्यतः किसान अपनी उपज का एक जो भाग है वो राज्य को कर के रूप में देता था, यानी टैक्स के रूप में देता था। तो गांव जो है आत्मनिर्भर होते गए। किसान, कारीगर, लोहार, बढ़ाई, कुम्हार तथा अन्य व्यवसायी गांव की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। इस प्रकार गांव आर्थिक रूप से यहाँ पे मजबूत होता गया और संगठित होता गया। तो देखो, हमसे यहाँ पे क्या बोला था कि मौर्य काल में जो आपकी ग्रामीण व्यवस्था है ना, वो कैसी थी। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया, मौर्य काल में जो यहाँ पे उस समय का जो टाइम पीरियड था, यहाँ पे जो आपका राज्य था वो बेसिकली कृषि पर आधारित था। ठीक है, किसानों को भूमि पर खेती करने का अधिकार था और राज्य उनसे क्या करता था, कर वसूल करता था, जिसमें किसान अपनी उपज जमीन का एक भाग उन्हें देते थे, राज्य को देते थे कर के रूप में, टैक्स के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो गांव प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता था उसे यहाँ पे ग्रामिक कहा जाता था। गांव के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने की देखभाल कौन करता था, यहाँ पे ग्रामिक करता था। और उसके साथ कुछ ऐसे कर्मचारी भी होते थे जो उसके साथ इन सारी चीजों में सहायता कराते थे। वहीं गांव के अंदर सिंचाई, सड़क, कृषि सुविधाओं पे भी विशेष ध्यान दिया जाता था। तो जो आपके मौर्य शासक थे ना, इन्होंने क्या करा, कृषि को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए इन्होंने नहरों का निर्माण कराया, तालाबों का निर्माण कराया और कुओं का निर्माण कराया। तो भूमि को मापा जाता था, उसकी उपज के अनुसार ही यहाँ पे निर्धारित किया जाता था कि कौन से किसान जो है वो अपनी क्या करेंगे, उपज के अनुसार यहाँ पे आपको 1/3 वो देंगे। ठीक है, टुकड़ा देंगे उसका कर के अनुसार। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, आपका ये था आपका पूरा मौर्य काल में आपका जो व्यवस्था थी, ग्रामीण व्यवस्था थी, वो क्या थी। अब हम बात करते हैं गुप्त काल में, देखते हैं कि गुप्त काल में किस तरीके से आपकी ग्रामीण व्यवस्था थी। तो गुप्त काल में आपकी जो ग्रामीण व्यवस्था थी वो क्या थी कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद का समय गुप्त उत्तर काल कहलाता है। इस काल में ग्रामीण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। भूमि दान की प्रथा बढ़ी। राजा ब्राह्मणों, मंदिरों और अधिकारियों को भूमि दान जो है वो भूमि को दान में देने लगे। इससे अनेक नए भूमिपति वर्गों का उदय हुआ। ठीक है, गांव का प्रशासन पहले की अपेक्षा अधिक स्थानीय हो गया और भूमि प्राप्त करने वाले लोग गांव के प्रबंधन और कर वसूली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। किसानों को कई बार भूपतियों के अधीन कार्य करना पड़ता था। इस काल में कृषि अभी भी मुख्य व्यवसाय थी, लेकिन किसानों पर कर का बोझ बढ़ गया था। कई क्षेत्रों में सामंतवादी व्यवस्था विकसित हुई, जिससे स्थानीय सामंतों का प्रभाव बढ़ गया और गांव को अधिक आत्मनिर्भरता यहाँ पे बनी रही। परंतु सामाजिक असमानता में यहाँ पे वृद्धि हुई। ग्राम सभाएं और स्थानीय संस्थाएं भी यहाँ पे कार्य करती थी। वे भूमि विवादों के समाधान, सार्वजनिक कार्यों और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे गुप्त काल का जब पतन हुआ, यानी आपका जो गुप्त साम्राज्य था, इसके पतन के बाद का जो समय था ना, उसको हम बोलते हैं गुप्त उत्तरकालीन
ठीक है, इसको हम गुप्त उत्तर काल कहते हैं। और इस काल में क्या हुआ, जो आपकी ग्रामीण व्यवस्था थी ना, इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें देखने को मिले। यानी लोगों ने क्या करा है, यहाँ पे जो प्रथा थी ना, लोगों ने करा नहीं, मतलब लोग यहाँ पे जो प्रथा चली थी ना, वो भूमि दान की प्रथा जो थी वहाँ पे बढ़ने लगी थी। और जितने भी आपके राजा थे, ब्राह्मण थे, मंदिर के अधिकारी थे, इन सबको क्या होने लगा, किसान अपनी जो भूमियां थी वो दान में देने लगी। अनेक ऐसे भूमिपति वर्ग थे जिनका उदय हुआ। गांव के अंदर जो प्रशासन था वो पहले से अधिक स्थानीय हो गया। ठीक है, लोग यहाँ पे क्या करने लगे, भूमि प्राप्त करने वाले जो लोग थे ना यहाँ पे, वो गांव के प्रबंधन से क्या करने लगे, कर वसूलने लगे, टैक्स लेने लगे किसानों को, और जो आपके भूपति हैं इनके अधिकार, इनके अधीन ये कार्य करने लगे। ठीक है, तो इस काल में आपका जो कृषि जो थी ना, कृषि व्यवसाय जो था, इसमें क्या हुआ कि किसानों के ऊपर ना ज़्यादातर बोझ देखने को हमें मिला, और कई क्षेत्रों में तो समांतवादी व्यवस्था विकसित होने लगी और स्थानीय समानतों का भी प्रभाव पड़ गया। तो ग्राम सभाएं और स्थानीय संस्थाएं दोनों ही मिलकर यहाँ पे ये कार्य करती थी, और भूमि के संबंधी जितने भी आपके विवाद होते थे उनके समाधान करती थी, और सार्वजनिक कार्य और सामाजिक व्यवस्था जो है यहाँ पे बनाए रखने में ये भी सहायता करती थी। तो चलो अब हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तुलना करते हैं, जो आपका मौर्यकालीन और गुप्त उत्तरकालीन ग्रामीण व्यवस्था जो थी, इसकी तुलना करते हैं, इसको समझते हैं क्या इन दोनों के अंदर क्या क्या आपके हमें फर्क देखने को मिलते हैं। तो देखो, मौर्य काल में ना, मौर्य काल में ग्रामीण प्रशासन अधिक केंद्रीकृत था और राज्य नियंत्रित था, जबकि गुप्त उत्तर काल में स्थानीय भूपतियों और समानतों का यहाँ पे प्रभाव बढ़ गया था। मौर्य काल में किसानों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर थी, जबकि गुप्त उत्तर काल में भूमि दान और समांतवाद के कारण किसानों पर अधिक दबाव पड़ा। दोनों कालों में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रही और गांव आत्मनिर्भर इकाइयों के रूप में कार्य करते रहे। तो ये था आपका इस दोनों में डिफरेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। तो यहाँ पे आपका मौर्यकालीन और जो गुप्तकालीन था, इसमें ग्रामीण व्यवस्था जो थी वो भारतीय इतिहास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चरण के रूप में कार्य करती है। ठीक है, मौर्य काल में सुव्यवस्थित प्रशासन देखने को मिला, कृषि पर बल दिया गया, जबकि जो आपका जो गुप्तकालीन काल है, इसमें भूमि दान, समांत व्यवस्था, इन सारी प्रवृत्तियों का विकास हुआ। इन दोनों व्यवस्थाओं ने भारतीय ग्रामीण समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पे जो आपका अगला प्रश्न है वो ये है कि धर्म के सूत्र पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले इसका एक छोटा सा इंट्रो समझते हैं। भारतीय संस्कृति में धर्म जो है अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धर्म केवल पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के कर्तव्यों, नैतिक मूल्यों, आचरण, जीवन जीने की सही दिशा का भी मार्गदर्शन करता है। प्राचीन भारतीय चिंतकों ने धर्म को समाज में व्यवस्था, शांति, न्याय बनाए रखने का आधार माना है। धर्म के नियम और सिद्धांत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुए हैं, जिन्हें हम धर्म के स्रोत कहते हैं। तो अब हम समझते हैं धर्म का अर्थ। धर्म का अर्थ जो है, धर्म शब्द संस्कृति की घृत धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना या संभाल कर रखना। धर्म वह शक्ति है जो व्यक्ति, समाज और विश्व को व्यवस्थित बनाए रखती है। ये मनुष्य को सही और गलत का ज्ञान कराती है तथा उसके कर्तव्यों का निर्धारण भी कराती है। तो ये है आपका धर्म का अर्थ। अब हम समझते हैं धर्म के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वेद। अगर हम वेद की बात करें तो वेद धर्म का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण स्रोत है। भारतीय परंपराओं में वेदों को ईश्वर प्रदत्त ज्ञान माना गया है। ऋजुर्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित धार्मिक और सामाजिक और नैतिक नियमों का वर्णन यहाँ पे मिलता है। इसलिए वेदों को धर्म का मूल आधार यहाँ पे माना जाता है। इसके बाद है आपकी स्मृतियाँ। स्मृतियाँ की बात करें तो स्मृतियाँ क्या है कि धर्म का दूसरा प्रमुख स्रोत है। ठीक है, जिसमें आपकी मनु स्मृति, यज्ञ वल्क्य स्मृति और नारद स्मृति आदि ग्रंथों में सामाजिक जीवन, कानून, न्याय और कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन हमें मिलता है। स्मृतियों ने, ठीक है, स्मृतियों ने वेदों के सिद्धांतों को सरल रूप से प्रस्तुत करा है ताकि सामान्य लोग भी उन्हें क्या कर सके, उन्हें पढ़कर समझ सके। इसके बाद है आपका सदाचार। सदाचार की बात करें तो यहाँ पे सदाचार का अर्थ है कि श्रेष्ठ व्यक्तियों का अच्छा आचरण। समाज में विद्वान, संत, नैतिक जीवन जीने वाले लोगों के व्यवहार को धर्म का सूत्र माना गया है। जब किसी विषय पर वेद या स्मृति में स्पष्ट निर्देश ना मिले तब श्रेष्ठ व्यक्तियों के आचरण का अनुसरण यहाँ पे किया जाता है। इसके बाद है आपका आत्मसंतोष या अंतःकरण। तो धर्म का एक महत्वपूर्ण सूत्र मनुष्य का अंतःकरण भी है।
ठीक है। जब किसी कार्य के संबंध में अन्य स्रोतों से मार्गदर्शन ना मिले, तब व्यक्ति अपने विवेक और अंतरात्मा की आवाज के अनुसार निर्णय ले सकता है। यदि कोई कार्य मन को संतोष या शांति प्रदान करे तथा दूसरों के हित में हो, तो उसे हम धर्म संगत माना जाता है। वही बात करते हैं पुराण और महाकाव्य की, ठीक है। तो रामायण, महाभारत तथा विभिन्न पुराणों में धर्म के दर्शनों का वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों के माध्यम से लोगों को नैतिकता, कर्तव्य, त्याग, सत्य, न्याय का ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए इन्हें भी धर्म का महत्वपूर्ण स्रोत यहाँ पे माना जाता है। तो अब हम बात करते हैं धर्म में आपके जितने भी अभी तक हमने स्रोत पढ़े, इनका महत्व क्या है। तो अगर हम धर्म में इन स्रोतों के महत्व को समझे तो क्या क्या महत्व है। तो देखो, धर्म में स्रोत जो है ना आपके, वो समाज में नैतिकता, अनुशासन और न्याय व्यवस्था की स्थापना करते हैं, ठीक है, न्याय की स्थापना करते हैं। ये मनुष्य को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं तथा सामाजिक व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं, और इनके माध्यम से व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है। तो अब हम बात करते हैं इसके उपसंहार की, यानी निष्कर्ष की। तो वेद, स्मृतियां, सदाचार, अंतःकरण तथा पुराण जो है वो धर्म के प्रमुख स्रोत हैं। इन स्रोतों ने भारतीय समाज को नैतिक और सांस्कृतिक आधार प्रदान किया है। धर्म के स्रोत आज भी मनुष्य को सही मार्ग दिखाने और समाज में शांति तथा सद्भाव बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाते हैं।